हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई की तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और इस क्रम में आज हम जीके जीएस सेट 8 को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है अ बेटर इंडिया। प्रश्न क्या है कि अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ड। बुक का नाम है अ बेटर इंडिया बेटर वर्ड। इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक का नाम पूछा है, राइटर का नाम पूछ रहा है। तो किरण बेदी हैं, एन नारायण मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति हैं, या फिर शशि थरूर। ये एम नारायण मूर्ति क्या है? एम नारायण मूर्ति हैं। तो इनमें से कौन है जो बेटर इंडिया और बेटर वर्ड पुस्तक के लेखक हैं? तो यह कौन है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एन आर नारायण मूर्ति। कौन है? एन आर नारायण मूर्ति हैं, जिन्होंने अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ड नामक बुक लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और किरण बेदी के बारे में अगर हम बात कर लें तो यह भारत की पहली आईपीएस महिला है। क्या है? यह भारत की पहली महिला अधिकारी बनी है। क्या बनी थी? आईपीएस बनी थी किरण बेदी। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? इसको VVI कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी परीक्षाओं के लिए। फॉरेन हाइट में जल का क्वथनांक पूछा है। यानी कि फॉरेन हाइट में जो है, फॉरेन हाइट में जल का क्वथनांक क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये भी क्योंकि क्वथनांक में बच्चे क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि क्वथनांक को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। अब पूछा है कि फॉरेन हाइट में जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 फॉरेन हाइट होता है, 212 फॉरेन हाइट होता है, 150 फॉरेन हाइट होता है, 244 फॉरेन हाइट होता है। या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो अगर हम देखें कि फॉरेन हाइट में जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो कितना होता है? 212 फॉरेन हाइट। इसको एक पेड क्वेश्चन है, इसको एज इट आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, कितना होता है? 212 फॉरेन हाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। अच्छा, अगर हम ये तो बात हो गई किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। कितना होता है? 32 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 212 फॉरेनहाइट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। फॉरेनहाइट में आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी बागान फसल है? यानी कि इनमें से जो कौन है वह बागान फसल कौन सा है? बागानी फसल कौन सा नहीं है पूछा है, सॉरी। यानी कि इनमें से कौन सा बागानी फसल नहीं है? तो कॉफ़ी, चाय, काजू या फिर मोटे अनाज। तो बागानी फसल की हम बात करें अगर, तो देखिए कॉफ़ी, चाय, काजू ये तीनों क्या हैं? ये तीनों बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मोटा अनाज, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये मोटे अनाज जो होते हैं यह बागानी फसलों के अंतर्गत नहीं आते। अब मोटे अनाज में क्या क्या आता है? तो ज्वार, याद रख लीजिए। आज इकट्ठा मोटे अनाज दे दिया, लेकिन कभी आपसे ज्वार अलग अलग पूछ ले। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, रागी हो गया, जौ हो गया। ये सब क्या हैं? मोटे अनाज हैं। और ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है बागानी फसल नहीं होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन, ये भी नोट कर लीजिए यहीं पे, सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, चाय का सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ पे होता है? किस राज्य में जो होता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है असम राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? असम राज्य में होता है, याद रखेंगे। असम राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चाय सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन कॉफ़ी की बात करें तो यह कहाँ पे होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक राज्य में होता है कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन।
ठीक है, और चाय का कहाँ पे, असम राज्य में होता है। अच्छा, 2023 को करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, 2023 को किस ईयर के रूप में मनाया गया है, तो मिलेट वर्ष यानी कि मोटे अनाज के वर्ष किसके रूप में मनाया गया है, मिलेट ईयर के रूप में। किस ईयर के रूप में, मिलेट ईयर के रूप में मनाया, मोटे अनाज के रूप में मनाया गया है 2023 को। यह प्रश्न भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि तूर दाल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, अरहर है, ज्वार है, मसूर है, रागी है। तो तूर दाल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, अरहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दालें किसका बेस्ट सोर्स होती हैं, प्रोटीन का। किसका, दाल से हमें क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है, दालों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, आगे बात करें अगर हम कि दालों में क्या होता है, किसकी प्रचुरता ज़्यादा होती है उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी में, नाइट्रोजन डाला जाता है। तो उससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। और भारत जो है दाल का, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, यानी कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्लस उपभोक्ता दोनों है। क्या, प्रोड्यूस भी ज़्यादा करता है, कंज्यूम भी ज़्यादा करता है भारत, यानी कि प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है दालों का। सबसे ज़्यादा अगर भारत जो है कौन सा दाल प्रोड्यूस करता है, तो भारत उत्पादक करता है, और कंज्यूम कौन करता है, तो भारत ही दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी कि उत्पादक उपभोक्ता दोनों है। इस प्रश्न को भी आप याद रखिए, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। निम्न में से किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, प्रश्न बहुत ही सरल पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में, लेकिन क्या लैंग्वेज जो है प्रश्न का थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब देखिए इस प्रश्न को, ये कह रहे हैं किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था कि हवा के वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सिंपल प्रश्न होता, लेकिन देखिए घुमा दिया है थोड़ा सा। तो किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, स्पीडोमीटर है, लैक्टोमीटर है, थर्मोमीटर है, एनीमोमीटर है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हवा के बल और वेग को, एनीमोमीटर। क्या, एनीमोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर कहाँ पे होता है, दूध में, दूध मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम क्या करते हैं, तो लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पीडोमीटर क्या करते हैं हम लोग, तो भाई दोपहिया वाहनों में स्पीडोमीटर लगा रहता है दूरी मापने के लिए। थर्मामीटर कहाँ पे होता है, तो यह तापमान मापता है। थर्मामीटर क्या मापता है, किसी वस्तु का तापमान मापता है। ठीक है, तापमान को मापता है थर्मामीटर। ओके, और लैक्टोमीटर से हम दूध के घनत्व यानी कि इसकी डेंसिटी को मापते हैं। दूध के घनत्व को किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। आप याद रखेंगे इन सारे फैक्ट्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जून। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं हम लोग, तो 14 सितंबर 1949 से, याद रखिएगा ईयर कि 14 सितंबर 1949 से हम हिंदी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ओके, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न हमारा है, सातवां प्रश्न है, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, यानी कि जो मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 है, यानी कि अनुच्छेद 6 है, वो किससे संबंधित है। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है, या समक्ष समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी निर्वासन से स्वाधीनता, या कानून के समक्ष समानता। तो क्या बात करता है यह मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 क्या कहता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। ठीक है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। अब बात करें हम आठवें प्रश्न की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे, यानी कि बात किसकी कर रहा है, NSE, इसे शॉर्ट में हम NSC कहते हैं। क्या कहते हैं, NSC, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और इसका मुख्यालय पूछा है, कहाँ पे है NSC का मुख्यालय, तो चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है। तो NSC का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बात करें हम अगर NSC की, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की,
इसकी स्थापना की बात करें कब हुई थी, 1992 में इसकी स्थापना एनएससी की गई। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, हेडक्वार्टर मुंबई बनाया गया, ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई। और स्थापना इस्टेब्लिश 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब एक और टर्म आता है, एनएससी हो गया, तो हम बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात, बीएससी क्या होता है, तो बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसकी स्थापना की बात, बीएससी यानी कि इसकी स्थापना कब की गई, बीएससी की सबसे पुराना है यह बीएससी, 1875 में इसकी स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में ही है बीएससी का भी हेडक्वार्टर। लेकिन स्थापना बीएससी के पूछे तो 1875 और एनएससी का पूछे तो 1992, हेडक्वार्टर दोनों का कहाँ पे है, तो मुंबई में ही है। और अगर हम बात करें इस बीएससी की, तो ना सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी। क्या है, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, कौन सा, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इस्टेब्लिश होता है 1875। देखिए ये सारे जो है ना स्टैटिक के फैक्ट हैं, स्टैटिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखने चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। एक यहाँ पे आपको खाली जगह दिया है, आपको भरना है, ठीक है। आप करें, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला नहीं है बल्कि क्या है, मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। अब देखिए प्रश्न सीधा भी पूछ सकता था कि कौन सा न फला मेला जो है मेरठ में लगता है, लेकिन नहीं पूछा है आपसे, मतलब थोड़ा घुमा दिया है कि एक रंग बिरंगा मेला है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो कौन सा मेला है, कुंभ मेला है, नवचंदी मेला है, गंगा मेला है या सीकरी मेला है। तो कौन सा मेला है, मेरठ की बात करें तो कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, प्रयागराज में। कहाँ पे लगता है यह, प्रयागराज में लगता है। सीकरी मेला कहाँ लगता है, सीकरी में ही लगता है। कहाँ लगता है, तो सीकरी मेला सीकरी में ही लगता है। गंगा मेला ये भी प्रयागराज में लगता है। लेकिन बात करें नौचंदी मेला की तो यह मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है और यह होली के एक सप्ताह बाद मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी नौचंदी मेला की, तो नौचंदी मेला जो है ना, इसे यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे बहुत बार कि इनमें से कौन सा मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो यही नौचंदी मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यह नौचंदी मेला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। हमारा 10वां प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है और इसकी खोज किसने की थी, आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्राहम बेल या फिर लुई पास्चर। बात करें लुई पास्चर की तो इन्होंने क्या दिया था, पास्चुराइजेशन दिया था। क्या दिया था, इन्होंने पास्चुराइजेशन दिया था, ठीक है। पास्चुराइजेशन थियरी किसने दिया, लुई पास्चर ने दिया। ग्राहम बेल ने क्या दिया था, फोन दिया था। और अगर हम बात करें आर्किमिडीज के, आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, तैरने का सिद्धांत दिया था। किसने, आर्किमिडीज ने। अब हमारा बचता क्या, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची द्वारा भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई, यानी कि किस बात कर रहा है ये प्रश्न, सीधे आपसे पूछा हुआ है क्या कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में जो है भाषाओं की बात की गई है, कहाँ पे भाषा दिया गया है। तो 11वीं अनुसूची में, 4वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में। तो हमारे संविधान में कहाँ पे भाषाएं दी गई हैं, 8वीं अनुसूची में। कितनी, 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में अगर बात करें तो कितनी भाषाएं थीं, वहाँ पे 8वीं अनुसूची में कितनी, 14 भाषाएं थीं। लेकिन बाद में जो है जोड़ करके वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी, 14 थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को।
12वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इनमें से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल के लिए आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। और बात करें राज्यपाल की नियुक्ति और इनकी जो पदच्युति, दोनों का किस पर निर्भर करती है? प्रेसिडेंट पे। महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं बल्कि कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति? राज्यपाल। कौन करते हैं? तो राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 165 165 में किसकी बात की गई है? तो महाधिवक्ता की बात की गई है। ठीक है। अच्छा, महाधिवक्ता की अगर हम बात करें तो यह राज्य विधानमंडल के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत देने का अधिकार नहीं होता है किसको? महाधिवक्ता को। बैठकों में तो भाग ले सकते हैं विधानमंडल के दोनों बैठकों में, लेकिन मत देने का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं होता। आर्टिकल पूछे तो 165 में महाधिवक्ता की बात की गई है। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 13वां प्रश्न है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम, ठीक है, कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो कौन सा वो होगा? महाराष्ट्र है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या केरल है? तो देखिए, वह भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है? वह केरल है। केरल, क्योंकि यह किस में है? शिक्षा में भी, साक्षरता में भी सबसे आगे है। केरल क्या है? साक्षरता में भी टॉप है। ठीक है, और यह किस में टॉप है? तो यह जो है लिंगानुपात में भी टॉप है केरल। ठीक है, भारत में अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसी का है तो किसका है? केरल का ही है। साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है तो कहाँ पे है लिटरेसी? तो केरल का ही है। और बैंक खाता में भी, यानी कि प्रत्येक सदस्य के पास बैंक खाता है, उसमें भी टॉप कौन सा है? केरल राज्य ही है। अब आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न है, उस वाहिनी का चयन करें जहाँ से मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। ठीक है, तो क्या है? यूरेथ्रा है, यूरेटर है, ब्लैडर है या फिर रिनल पेल्विस है? तो कौन सा आंसर होगा हमारा? ऑप्शन ए आंसर होगा, यूरेथ्रा। अब आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 15वां हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम प्रत्येक वर्ष हम किस दिन को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में? तो देखते हैं हम किस दिन को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? प्रश्न हमारा है 15वां। तो इस देखिए, 27 अक्टूबर है, 4 मार्च है, 17 सितंबर है या फिर 11 नवंबर है? तो कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाते हैं। अच्छा, 11 नवंबर को मनाने का रीज़न क्या है? तो इस दिन जो है हमारे पहले भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इसी दिन वह पैदा हुए थे। इसीलिए इनको क्या मनाते हैं? 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसकी याद में? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या है? 16वां प्रश्न है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 के तहत GST अधिनियम पारित किया गया था? यह प्रश्न पिछले सेट में भी मैंने कवर किया था। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें अधिनियम की कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, अधिनियम की बात करें तो हम कौन सा बताए थे? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है GST को क्या किया था? पारित किया गया था। 101वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वें प्रश्न को। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित जिले की बात कर रहा है, कौन सा है? तो देखते हैं, फतेहपुर है, जौनपुर है, महोबा है, श्रावस्ती है। तो कौन सा है बुंदेलखंड के अंतर्गत? कौन सा आता है? महोबा आता है। और कौन सा आता है? झांसी आता है। और कौन सा आता है? ललितपुर आता है। और यह ललितपुर के बारे में अगर एक फैक्ट और बात करें तो यह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर। ठीक है, अब हम श्रावस्ती से जुड़ा एक फैक्ट जान लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता है एक हिस्ट्री में या फिर स्टैटिक में कि सबसे ज़्यादा बुद्ध ने अपने वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था? तो इसी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपना वर्षा ऋतु व्यतीत किया था, श्रावस्ती में बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने।
आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कि देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में है। तो कह रहा है 13.5%, 9.4%, 8.4% या फिर 7.3%। तो कितना परसेंट है? 7.3% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? तो सबसे टॉप पर हमारा लखीमपुर खीरी, जिसे हम खीरी भी कहते हैं, लखीमपुर खीरी सबसे टॉप पर है। उसके बाद से कौन सा है? सोनभद्र है, सोनभद्र है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो कौन सा? हरदोई, हरदोई है, ठीक है, हरदोई। और हम बात करें फिर सीतापुर, सीतापुर। अब सीतापुर में सबसे ज़्यादा क्या है? तो सबसे ज़्यादा एसटी कहीं पे है तो सीतापुर में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्रश्न पूछा है कि मथुरा को या फिर मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम 6ठी शताब्दी में क्या कहते थे? पांचाल कहते थे, अंग कहते थे, सूरसेन कहते थे या मत्स्य कहते थे? तो क्या कहते थे हम? सूरसेन कहते थे। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूरसेन, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते थे 6ठी शताब्दी में? तो सूरसेन के नाम से जाना जाता। पांचाल की राजधानी अहिछत्र हो गई। मत्स्य का राजधानी क्या हो गया? विराटनगर। क्या हो गया? विराटनगर। और यह कहाँ पे है विराटनगर? तो राजस्थान के आसपास में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 20वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किस रूहानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो मदनाष्टक की रचना किसने की है? रहीम है, मलिक मोहम्मद जायसी है, बर्नी है, फिरोज शाह तुगलक है। तो बात करें अगर मलिक मोहम्मद जायसी की, तो इन्होंने पद्मावत क्या लिखा था? पद्मावत, अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है। अब बात करें हम रहीम की, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। रहीम, इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर के दरबार में यह प्रसिद्ध कवि थे। और इनकी ही प्रसिद्ध जो है काव्य है क्या है? मदनाष्टक, जो है किसकी रचना है? तो रहीम की ही रचना है मदनाष्टक। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो यहाँ प्रश्न में भी एक और प्रश्न आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो है दैनिक समाचार पत्र कौन था? हिंदुस्तान। अगर बात करें कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के पहले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन कब हुआ? 1887 में हुआ। और इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 87 में कौन थे? ईयर आपको डिफाइन कर दिया है। तो 1887 में कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी, जो जिन्होंने 1887 में उत्तर प्रदेश का जो दैनिक समाचार था हिंदुस्तान, उसका संपादन किया हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। हरिश्चंद्र, अगर इनके बारे में कुछ फैक्ट की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके बारे में एक फैक्ट आता है कि सबसे पहले भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो इन्हीं की रचना है। अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है। कवि वचन सुधा नाम से इन्होंने एक पत्रिका, इनका एक पत्रिका था कवि वचन सुधा, ये भी याद कर लीजिएगा कि इनकी पत्रिका है यह कवि वचन सुधा। और इसका संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। कब किया था? 1867 में किया था। और कहाँ से किया? बनारस से। कहाँ से? बनारस से इन्होंने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। 22वां है अगला प्रश्न हमारा कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो कब किया गया था? 1868 में, 1968, 1947, 1957 या फिर 1977 में। तो उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी को कब अनिवार्य बनाया गया था कानूनी तौर पर? तो किस वर्ष बनाया गया? तो 1968 में बना दिया गया था हिंदी को कानूनी तौर पर अनिवार्य। कि सभी सरकारी जो कार्य हैं वह किस भाषा में होंगे? तो हिंदी में। कब से कहा गया यह बात? तो 1968 में। अगर हम बात करें कि 1989 में क्या हुआ, क्योंकि यह भी ईयर बहुत बार पूछा जाता है, उर्दू को भारत नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज या दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। यह दोनों प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे कि हिंदी को कब ऑफिशियली जो है सरकारी कार्यों के लिए यूपी में
अनिवार्य कर दिया गया? तो 1968 में। और उर्दू को कब जो है उत्तर प्रदेश में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में घोषित किया गया था? तो 1989 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 23वां है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? यानी कि अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था? बर्नी था, गुलबदन बेगम, दसवंत या फिर बलबन? बात करें अगर बलबन की, तो इसने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसकी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। सिजदा पैबोस नामक जो है, सिजदा और पाबोस किसने चलाया था? सिजदा और पाबोस ये किसने चलाया था? तो यह भी बलबन ने ही चलाया था। चालीसा का दमन किसने किया था? बलबन, क्योंकि खुद चालीसा का यह सदस्य रह चुका था, तो इसीलिए इसने चालीसा को जो है क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अब बात करें बर्नी की, तो बर्नी अकबर के दरबार में नहीं थे। गुलबदन बेगम किसके दरबार में? तो गुलबदन बेगम इसकी बुआ थी। गुलबदन बेगम चित्रकार नहीं थी। क्या थी? इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। क्या लिखा था? हुमायूं नामा लिखा था। अब बात करें बचता है कौन? दसवंत। और दसवंत ही क्या था? अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार था। एक और था दसवंत और एक बसावन। इन दोनों का नाम बहुत पूछा जाता है। दसवंत का और फिर बसावन का नाम दोनों का याद रखिए, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वें प्रश्न को। यहाँ पे आपको खाली जगह है भरना है। फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। अब पूछ रहा है कि कहाँ के हैं? फैजाबाद के संगीतकार थे और इन्होंने क्या किया? तो शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो कौन थे ये? मुस्तरी बाई थी, खुशी महाराज थे, मेहंदी खान थे या फिर ठाकुर प्रसाद? तो फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार कौन थे? खुशी महाराज थे और इन्होंने शास्त्रीय संगीत में किसका विकास किया था? टप्पा शैली का विकास किया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25वें प्रश्न को। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का पूछा है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया या फिर लंगुरिया? तो कौन सा? बिरहा कहाँ पे होता है? पूर्वांचल में। बहुत पूछा गया यह प्रश्न। कहाँ पे होता है बिरहा? तो बिरहा जो है पूर्वांचल में होता है। रसिया की बात करें तो कहाँ पे होता है? यह ब्रज क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? ब्रज क्षेत्र में रसिया होता है। और बुंदेलखंड का फेमस लोकगीत कौन सा है? आल्हा। ठीक है, कौन सा है? आल्हा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26वें प्रश्न को। निम्न में से कौन सी नदी भारत के ब्रह्मा घाट पर करनाली नदी से गुजरती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ब्रह्मा घाट पर क्या करनाली नदी से गुजरती है और फिर क्या बन जाती है? घाघरा बन जाती है। कौन सी नदी है? राप्ती है, गंडक है, शारदा है या फिर सरयू है? तो कौन सी नदी है जो करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है? तो देखिए, इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो करनाली से क्या करती है? मिलती है और क्या बन जाती है? घाघरा बन जाती है। तो यह कौन सी नदी है? शारदा। कौन सी नदी है? शारदा नदी है। शारदा प्लस करनाली मिलके क्या बन जाती हैं? घाघरा बन जाती हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सरयू, अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 27वां प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? यानी कि किसको हम येलो केक के नाम से जानते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर एल्यूमिनियम? तो किसे हम येलो केक या पीला केक के नाम से जानते हैं? यूरेनियम को। किसे? यूरेनियम को हम येलो केक कहते हैं। ठीक है। बात करें अगर थोरियम की, तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है? भंडार। थोरियम का भंडार कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो केरल राज्य में। कहाँ पे? भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडारण कहीं है तो केरल राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 28वां प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, इसे हम NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। और इसके पहले महानिदेशक पद पर किसकी नियुक्ति हुई है हाल ही में? किसकी नियुक्ति हुई है? राजेश कुमार चतुर्वेदी, जोसेफ मैनुअल, अनीता अग्रवाल या विनीत जोशी? तो किसकी नियुक्ति हुई है NTA के महानिदेशक के रूप में? विनीत जोशी की। किसकी नियुक्ति हुई है? विनीत जोशी की नियुक्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29वां प्रश्न हमारा है G20 की बैठक 2023 में कहाँ पर हुई? यानी कि 2023 में G20 की बैठक कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में, ब्यूनस आयर्स में, मैक्सिको सिटी में या भारत में? तो कहाँ पर हुई थी G20 की बैठक 2023 में? भारत में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भारत में। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की?
जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। यानी कि वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों जो है एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे क्या किया गया, दोनों तरह के करिकुलम को या पाठ्यक्रम को यहाँ पे पढ़ाया जाता था। और कब, तो 1825 में। कॉलेज कौन सा है, वेदांता कॉलेज। बस इतना याद रखिए कि वेदांता कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1825 में हुई। अब किसने की, अरविंद घोष ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने। तो किसने किया था वेदांता कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन। ईश्वरचंद विद्यासागर यानी कि विधवा विवाह के लिए क्या थे, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारे काम किए थे ईश्वरचंद विद्यासागर ने। स्वामी विवेकानंद 1893 में कहाँ गए थे, या शिकागो गए थे विश्व धर्म संसद में क्या करने, भाग लेने के लिए। अमेरिका के शिकागो में गए थे। ठीक है, 1893 इनका ईयर पूछा जाता है, कब गए थे, तो 1893 में गए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अरविंद घोष के बारे में एक जान लीजिए। आर्या नामक पत्रिका पूछा जाता है, आर्या नामक पत्रिका किसकी है, तो यह आर्या नामक पत्रिका अरविंद घोष ने ही संपादित की थी। आगे देखते हैं 31वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, यानी कि किसको हम सिलोन के नाम से जानते थे, मालदीव को, श्रीलंका को, मॉरिशस को, या सूरीनाम को। तो सिलोन के नाम से हम किसे जानते थे, श्रीलंका, जो वर्तमान में श्रीलंका है उसे हम पहले किस नाम से जानते थे, तो सिलोन के नाम से जानते थे। देखिए श्रीलंका कहाँ पे, एक थोड़ा सा मैप छोटा सा मैं बनाना चाहूँगी। ये क्या है, गुजरात हो गया, ये क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये हमारा बसता है क्या, गोवा, कर्नाटक, और ये केरल वाला रीजन है, क्या है, केरल है, केरल। इस पूरे अगर एरिया को हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं, और इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं। वेस्टर्न घाट पे हमारे कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं। ईस्टर्न घाट पे हमारे कितने, 4 स्टेट, यानी कि टोटल अगर कोस्टल लाइन पे हमारे कितने स्टेट हैं, 9 हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे एक समझने के लिए। अब बात कर रहे हैं हम श्रीलंका की, तो यह श्रीलंका है कहाँ पे, तो लोकेशन में देख लीजिए कहाँ पे है, जहाँ पे श्रीलंका स्टैब्लिश होता है। और इसी श्रीलंका को हम पहले किस नाम से जानते थे, सिलोन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 32वां प्रश्न है कि 1869 में यानी कि 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ऐसी कौन सी नहर है जिसके खुलने से 1869 में यह नहर खुली और भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हुई, 7000 किलोमीटर कम हो गई। पनामा है, कील नहर है, स्वेज नहर है, या वोल्गा नहर है। तो यह नहर कौन सी 1869 में नहर बनी थी, स्वेज नहर, जो भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम कर दिया, 7000 किलोमीटर कर दिया स्वेज नहर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी में खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेजोन इंडिया है, पेटीएम है। तो किसने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया, अमेजोन इंडिया। किसने, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, अमेजोन इंडिया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 34वां, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो कौन थे जो एक उद्योगपति और साथ ही साथ वैज्ञानिक दोनों थे और इन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो कौन थे, सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई, या होमी जहांगीर भाभा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी की विक्रम साराभाई, जो कि प्रमुख वैज्ञानिक थे और विज्ञान अभियांत्रिकी में 66 में भारत सरकार ने देखिए इनको 1966 में भारत सरकार ने क्या दिया था, तो पद्म विभूषण, क्या दिया था, पद्म विभूषण। इनको पद्म विभूषण कब मिला था, यह भी प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों से कि विक्रम साराभाई को कब पद्म विभूषण दिया गया। तो 1966 में दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़, ये थे आज के हमारे 34 टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।